फटाफट से क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको आपको लेना है एकदम टेस्ट की तरह, आसान लगेंगे कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा हम समझ के चलेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से घुमा करके देगा तो कैसे होगा ये पता होना जरूरी है। और इस टाइम पे आप गाने चला लो यार, तुम तो कोई बात नहीं, ठीक, बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास मैसेज आया था कि फोटो साइन अपडेट करें, लेकिन मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था तो हॉस्पिटल में भर्ती था। यार अशोक, ये सिचुएशन एक्चुअली उनको समझ में आएगी नहीं। आप चले जाइए, मेडिकल लगा के देख लीजिए, ऑफिस ही जाना पड़ेगा इसके लिए सीबीएसई के, और थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज चांसेस कम ही हैं अब तो। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में नहीं, पोल में जवाब देंगे, और ज़्यादा कमेंट्स पे ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने का टाइम है अभी, ठीक है ना। कॉफी चाय वाय आप लेके बैठ सकते हैं। देखिएगा, बाकी मैराथन्स के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैराथन से भी ज्यादा जरूरी इस टाइम पे नोट्स हैं, क्योंकि नोट्स पढ़ने में, जैसे मैं कल प्रूफ रीड ही कर रही थी ईवीएस, मुश्किल से 1-1.5 घंटा आपको लगेगा। खैर आपको थोड़ा और ज्यादा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो मैराथन देखने में शायद ज्यादा समय लग जाए। तो अगर नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश सीडीपी के तो दिए हुए हैं, बाकी के 2 सब्जेक्ट अगले 2 दिन में मिल जाएंगे हर हालत में। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण की श्रेणी में नंबर 1 पे रखे हैं, है ना। तो वस्तु स्थायित्व, वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किस स्टेज में आ जाता है? सिर्फ 50% लोग इतने आसान क्वेश्चन का जवाब सही दे पा रहे हैं। क्या हो गया है? क्योंकि इन्होंने इस बार गड़बड़ किया था आंसर की में, है ना। ये कहेंगे, देखो जो इसका सही उत्तर है वो सेंसरी मोटर ही रहेगा, है ना। इसके लिए आप कई सारे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्री ऑपरेशनल में अगर ये काउंट करते हैं तो उसमें फिर ऑप्शंस डिफरेंट देगा आपको, क्योंकि प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस चला नहीं जाएगा कहीं, रहेगा वहां पे भी, है ना। लेकिन अचीव या आना ही की जो शुरुआत है वो सेंसरी मोटर का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये विशेषता जो है वो सेंसरी मोटर की है। अगर आप 8 महीने के बाद देखते हैं तो 8 से 12 महीने के 18 से 24 तक तो आ ही जाता है। तो 6 महीने से पहले बिल्कुल भी नहीं है इसकी स्थिति। तो इस संवेदी गामक का कैरेक्टरिस्टिक है, यदि इस तरह से पूछेगा तो। यदि ऑप्शन में आपको वो कॉम्बिनेशन बना के दिया है और सेंसरी मोटर मैच ही नहीं हो पा रहा, तब आप प्री ऑपरेशनल के साथ जाएंगे, ठीक। तो जन्म से 2 वर्ष का है जो कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ेंगे, ये हमें पता है 4 अवस्थाएं होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये जो विशेषता है वो इसी स्टेज की है। 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ये 4 स्टेजेस हैं। चलिएगा देखते हैं एक बार ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। यानी ऑब्जेक्ट व्यक्ति के दिमाग में परमानेंट हो गया है। अगर आप 6 महीने से पहले बच्चे के सामने ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे एक बॉल लेकर के छिपा देंगे कहीं पे, तो जब तक उसको वो चीज दिख रही है तब तक तो वो कहेगा हाँ एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे ही आपने इस बॉल को छिपा दिया तो अब वो सोच रहा है कि भाई गई कहां ये बॉल, है ना। तो जो चीज सामने नहीं है वो फिर भी एग्जिस्ट करती है, यही ऑब्जेक्ट परमानेंस है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होगा तो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं हुई। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरे सामने नहीं है तो वो होता ही नहीं है। तभी बच्चे रोते हैं कि मम्मी को 1 मिनट इधर से उधर हुई कि भैया मम्मी तो गायब, है ना। वो गायब नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं। ये जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा दिमाग में तो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है हमें? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजों को। ये वो वाला है जो माँ बाप नहीं करते, बच्चे के सामने ऐसे हाथ लगा के और ता करते हैं तो हाथ हटाते हैं तो वो हंसने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा अभी भी ये चीज मेरे सामने है ना, या एग्जिस्ट करती है। हाथ लगाने के बाद उसको लग रहा है कि अब यहाँ पे मम्मी या पापा नहीं है। कोई खिलौना छिपा दिया और बच्चा अगर उसको ढूंढ नहीं पा रहा खुद से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं हुई। उसके लिए जब वो ढूंढे, उसको रोए उसके लिए, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अब अचीव हो रही है। उसके दिमाग में वो चीज है कि जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ है, जो दिख नहीं रहा वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मेजर प्रपोजिशन ऑफ पियाजेज थ्योरी, यानी पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। बहुत ही तेजी से जवाब देंगे। देखिए अब कोई पूछ रहा है अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है। हिंदी की क्लास चला दें आपकी। अपेक्षा बेसिकली एक्सपेक्टेशन है, उपेक्षा इज कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस चीज को, या आप उसको सिरे से नकार रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन कह रहे हैं 80% लोग। सिंपल है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स। देखिए ना तो बच्चों की थिंकिंग
ऊपर होती है, वयस्कों से बेहतर होती है, सुपीरियर होती है, ना ही इंफीरियर होती है। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, कंपेयर नहीं कर रहे हैं वो इस तरह से कि प्याजे जो है ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों की थिंकिंग या तो निचले स्तर की है, बड़ों की उचले स्तर की है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, पहले ये याद रखेंगे। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। देखो क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं होती, यानी अमाउंट तो सेम ही है, बच्चा भी दिन में 50 बातें सोच रहा है, आप भी दिन में 50 बातें सोच रहे हैं, बस डिफरेंस किसका है? क्वालिटी का, गुण का, अमाउंट का नहीं, काइंड का, प्रकार का अंतर है। बच्चे के लिए उसका खिलौनों का रोना है, आपके लिए आपकी सैलरी नहीं आई इस चीज का रोना है, ब्रेकअप का रोना है, किसी और चीज का, या किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। आप रोते ही नहीं रहेंगे, नॉर्मल भी सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में, आपका एग्जाम आ रहा है आप उसके बारे में सोच रहे हैं। बच्चे के लिए उसको खिलौना वो वाला कब मिलेगा? जब उसको कौन सा चाहिए जो। ठीक, तो बस क्वालिटी में अंतर है, सोचता बच्चा भी, अमाउंट सेम है, काइंड डिफरेंट है, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी अलग है। सेम नहीं भी है तो हमें अंतर किसमें है? क्वांटिटी का अंतर है ही नहीं, क्वालिटी का अंतर है, वो गुणात्मकता का अंतर है, वो टाइप का अंतर है, अमाउंट सेम है। तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, यानी पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे क्या? लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं। तो ये तो बेंड्यूरा कहते हैं। पियाजे थोड़ी कह रहे हैं कि बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम की थियोरी बेंड्यूरा की है। किसकी है? बेंड्यूरा की है। क्लियर है? स्पीड थोड़ा फास्ट कीजिए। हाँ, कर देते हैं फास्ट। अगर हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, कैन बी कंडीशनड, कंडीशनिंग की बात कौन करेगा? बिहेवियरिस्ट। और पियाजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। तो कंडीशनिंग की बात पियाजे नहीं करते। कंडीशनिंग मतलब एक तरह की आदत डलवा दी आपने कि कुत्ते को घंटी बजाओ खाना आएगा, घंटी बजाओ खाना आएगा, यही काम थॉर्नडाइक कर रहे हैं। नहीं, पियाजे तो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, पियाजे और वाइगॉस्की रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस्ड नहीं है। वो बच्चे को एक्टिव रखने पे, बच्चे के सक्रिय निर्माण पे, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे, कि बच्चा सक्रिय रह के, एक्टिव रह के एनवायरमेंट में ज्ञान का सृजन कर सकता है, ये कह रहे हैं पियाजे वाइगॉस्की। तो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी बच्चा क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है पियाजे के अनुसार। वाइगॉस्की भी कह रहे हैं एक्टिव है, बस वाइगॉस्की कहेंगे सोसाइटी में एक्टिव है, पियाजे जो है वो उसकी एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस्ड हैं सोलली। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की लर्निंग इज, वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है? तो वाइगॉस्की के अनुसार लर्निंग क्या है? इंडिविजुअल है। भाई जिस व्यक्ति की थियोरी का नाम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, सामाजिक रचनावादी, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, यानी वो समाज, संस्कृति और भाषा को ध्यान में रखते हैं, वो क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। वही पियाजे क्या हैं? वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वो रेडिकली इस बात पे फोकस करें कि बच्चा एक्टिव हो, बच्चा एक्टिव हो, और जबकि वाइगॉस्की कह रहे हैं कि सोसाइटी में एक्टिव हो, ग्रुप्स में सीखे। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि ग्रुप में होगी लर्निंग, वो इंडिविजुअल एक्टिविटी तो कह नहीं सकता। इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी, बच्चा अकेला सीखता रहे, ग्रुप की, लोगों की जरूरत नहीं होती। तो ये तो वाइगॉस्की बिल्कुल नहीं कहेंगे। पैसिव तो रख ही नहीं सकते, ना पियाजे ना वाइगॉस्की। बच्चा सक्रिय ही होगा, एक्टिव ही होगा। अगेन कंडीशनिंग जो है व्यवहारवादियों का कॉन्सेप्ट है, पियाजे वाइगॉस्की का नहीं। ठीक, तो सोशल एक्टिविटी है लर्निंग, एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चा पीयर ग्रुप में, पीयर कौन है? जो क्लासमेट्स हैं, जो उसकी एज के लोग हैं, जो उसके दोस्त यार हैं, उनके साथ घुल मिल करके ग्रुप में सीखेगा। तो असिस्टेंस लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, जहां पे सहयोग की, ग्रुप की बात होती नजर आए, समझ जाइए वाइगॉस्की की बात हो रही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? ये कहता है लेव वाइगॉस्की रेफर्स टू दी वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स। फोकस कीजिएगा, वर्बल डायलॉग्स यानी जो बातें कर रहे हैं बच्चे अपने आप से, मौखिक संवाद जो बच्चा अपने आप से करे, विद देमसेल्व्स यानी खुद से जो बच्चा बातें करता है, खुद से जो डायलॉग करेगा, जो रात को बैठ करके आप खुद से बातें कर रहे हैं, अरे यार ये कैसे होगा, नोट्स तो अभी तक बने नहीं हैं, या नोट्स तो अभी तक पढ़े नहीं है, वट एवर जो आप खुद से बातें करते हैं वो क्या कहलाती हैं? डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड तो भ्रांत बातें हो गई, गड़बड़, टूटी फूटी बात। प्रॉब्लमेटिक है, ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक किसके अकॉर्डिंग है? पियाजे के अकॉर्डिंग है। लेकिन वाइगॉस्की खुद से बात करने को प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है वाइगॉस्की के अनुसार। वो कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण एक फंक्शन है जिससे बच्चे का संज्ञान बेहतर होगा, जिससे वो अपनी एक्टिविटीज को डायरेक्शन देगा। भाई आप खुद से बात करते हैं कि नहीं देख 3 सब्जेक्ट ठीक है भाई मेरे, और बाकी 2 पे काम करना है, तो इसको मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगी। मतलब जब आप खुद से बोल बोल के बातें कर रहे हैं तो आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं। यही बात वाइगॉस्की कह रहे हैं। ये कब तक है? 3 से 6 वर्ष में
ये होती है, कई बार 2 से 6 में भी आपको मिलेगी। क्लियर है? इसी चीज को ईगो सेंट्रिक कहा है पियाजे ने, अहम केंद्रित, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है इसलिए बातें कर रहा है, बट प्राइवेट स्पीच महत्वपूर्ण है।